ठीक है, स्प्रिंग वर्क पावर एनर्जी का ही है स्प्रिंग। ये भैया इलास्टिक, इलास्टिक एंड हेलिकल स्ट्रक्चर। इलास्टिक और हेलिकल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं भैया? स्प्रिंग। इलास्टिक मतलब जो अपनी शेप को रीगेन कर ले, वापसी वैसे ही बन जाए जैसा वो पहले था। ठीक है, और हाँ कमी कर रहा हूँ यार, मेरे को भी करनी नहीं। इलास्टिक एंड हेलिकल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं भैया? स्प्रिंग कहते हैं। इलास्टिक मतलब जो अपनी शेप को रीगेन कर ले, जैसे टेढ़ा मेढ़ा करो, खींचो उचो तो वो अपनी शेप को वैसे ही कर ले जैसा वो पहले था। और हेलिकल मतलब जैसा मुड़ा हुआ। ठीक है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? स्प्रिंग कहते हैं। ये स्प्रिंग सही भैया। कोई हाथ में गिलास जबरदस्ती नहीं होगी फिर क्या? कोई नहीं मिलाता हाथ उससे नहीं मिला था जबरदस्ती ना, जबरदस्ती मिलाने से चल ठीक है कोई बात नहीं। इलास्टिक ओए, इलास्टिक और हेलिकल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं भैया? स्प्रिंग कहते हैं। इलास्टिक मतलब जो अपनी शेप को रीगेन कर सके, और हेलिकल मतलब ऐसा मुड़ा हो जैसे जिस तरह से ये, इसे हेलिकल कहते हैं। ठीक है, इसे हम स्प्रिंग कहते हैं। ध्यान दीजिए भैया, यहाँ पर सबसे पहले पढ़ना है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ। अच्छा, ये स्प्रिंग दो टाइप की होती है, एक होती है हार्ड स्प्रिंग, हार्ड स्प्रिंग, और दूसरी होती है सॉफ्ट स्प्रिंग। स्प्रिंग एक हार्ड स्प्रिंग होती है, एक सॉफ्ट स्प्रिंग होती है। हार्ड स्प्रिंग वो स्प्रिंग होती है जिसको खींच पाना और कंप्रेस कर पाना दोनों ही क्या होता है? मुश्किल होता है। ठीक है, ये गाड़ी वगैरह में लगती है। और एक सॉफ्ट स्प्रिंग होती है जिसको खींच पाना और कंप्रेस कर पाना दोनों ही क्या होता है? काफी आसान होता है। ठीक है भैया, तो आपके स्प्रिंग के दो टाइप हो गए। ठीक है, अच्छा स्प्रिंग के अंदर आपको एक पढ़ना होगा स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या पढ़ना होगा? स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट। अब जैसा नाम से ही पता लग रहा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब किसी भी स्प्रिंग के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी। क्या होगी? अगर मैं बात करूं फॉर हार्ड स्प्रिंग, फॉर हार्ड स्प्रिंग ये जो कांस्टेंट होगा ये क्या होगा? लार्ज होगा। और फॉर सॉफ्ट स्प्रिंग ये की वैल्यू क्या होगी? स्मॉल होगी। ठीक है, मतलब ये स्प्रिंग पे डिपेंड करता है। अगर आपको किसी स्प्रिंग का, किसी का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा दिया होगा तो समझ जाना वो स्प्रिंग ऐसी है जिसको कंप्रेस कर पाना और स्ट्रेच कर पाना दोनों ही क्या है? मुश्किल है। ठीक है भैया, इसे हम हार्ड स्प्रिंग भी कहते हैं। और जो सॉफ्ट स्प्रिंग होगी उसको कंप्रेस कर पाना और खींच पाना दोनों ही क्या होता है भैया? मुश्किल होता है। हाँ आसान होता है, सॉरी बोल रहा हूं। हार्ड के लिए मुश्किल होता है और सॉफ्ट के लिए आसान होता है। ठीक है भैया, अब आते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ एक निहायत ही आसान लॉ है। ये है लोड या फोर्स, लिख लो एफ। एफ क्या है? वेरिएबल फोर्स है। क्या है ये? वेरिएबल फोर्स है। नहीं पता क्या हो गया? अच्छा ये स्विंग नहीं कर रहा, अच्छा ठीक है। स्विंग में ये चलता ही नहीं है, मतलब जैसे मैंने सोचा वापस जाके वापस ही दूंगा नहीं। अब काटी चला मेरा और की तरह आई अब रिमोट दे अब ऐसा नोट काट तो मुश्किल बात है रिलाइज करके नोट लिखा है। गलत बात एकदम सही बात। अब देखिए ओए मुद्दे पे आओ। साले यहीं बैठ के बात कर रहा है। ये फोर्स क्या वेरिएबल है? क्या है? वेरिएबल फोर्स। मैं नसूमड़ हाथ लगाते के साथ ही मिटना ही बंद हो गया। वेरिएबल फोर्स
ये कैसा फोर्स है? वेरिएबल फोर्स है। और ये एक्स क्या है? एक्सटेंशन। क्या है ये? कह रहे हैं भैया आप जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे इस स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन की वैल्यू क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स, या फिर आप खुद जानते हो हुक्स को क्या बोले, नाम हुक्स ही है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हुक्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। जितना ज्यादा एक्स रहेगा यानी एक्सटेंशन रहेगा, समझ जाओ उतना ज्यादा नीचे हमने क्या लगा रखा है? फोर्स लगा। क्या लगा रखा है? फोर्स लगा रखा है। अच्छा ये फोर्स, ये तो हमारा हो गया अप्लाइड फोर्स। ये क्या है? अप्लाइड फोर्स। आपको बता दो ये हमारा वेरिएबल फोर्स जो है वो अप्लाइड है, हमने बाहर से अप्लाई कर रखा है। स्प्रिंग भी ऊपर की तरफ इतना ही फोर्स लगाएगी, इसे कहते हैं स्प्रिंग फोर्स। दोनों की वैल्यू सेम ही होती है फिजिक्स में, दोनों की वैल्यू क्या लेते हैं? सेम लेते हैं। तो भैया यहाँ पे क्या हुआ, ये कौन से हम किस फोर्स की बात कर रहे हैं? स्प्रिंग फोर्स की बात कर रहे हैं। वैसे अप्लाइड फोर्स, ये ध्यान रखना कि एफ अप्लाइड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो एफ स्प्रिंग के क्या होता है? बराबर होता है। मतलब हम जितना नीचे से फोर्स अप्लाई करेंगे स्प्रिंग भी क्या लगाएगी? उतना ही ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी। स्प्रिंग के फोर्स को हम स्प्रिंग फोर्स भी कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं, या रिगेनिंग फोर्स भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने आप ये क्या करता है? स्प्रिंग को वापसी उसी कंडीशन में लाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो ये स्प्रिंग फोर्स है। तो अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमें पता है ये स्प्रिंग फिक्स है। स्प्रिंग में कांस्टेंट क्या होगा? इसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, क्योंकि दूसरे स्प्रिंग के लिए इसके के की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? अलग होगी, क्योंकि हमें पता है उसका के अलग होगा। तो इसी लोड पर, इसी फोर्स पर उसके अंदर एक्सटेंशन और कंप्रेशन क्या होगा? अलग आएगा। आप हार्ड स्प्रिंग पे 4 न्यूटन का फोर्स लगाओ, सॉफ्ट स्प्रिंग पे 4 न्यूटन का फोर्स लगाओ, आप देखोगे उस 4 न्यूटन फोर्स के लिए फोर्स तो सेम है, लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग होने की वजह से दोनों के अंदर एक्सटेंशन या कंप्रेशन दोनों क्या है? अलग अलग है, ठीक है भैया। सिलेंडर वाली स्प्रिंग और पेन की रिफिल में जो लगती है स्प्रिंग, दोनों में से आप किसको आसानी से दबा दोगे या खींच दोगे? तो पेन वाली, क्योंकि उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? काफी कम होता है, जिसको रिलेटिवली काफी इजी होता है उसके कंपैरिजन में। किसके? वो सिलेंडर वाली स्प्रिंग में, जो सिलेंडर में तराजू नहीं आता, वो जो ना उठाते हैं, काफी हार्ड होती है इसकी। तो स्प्रिंग फोर्स, अच्छा डिस्प्लेसमेंट कहां पे हो रहा है? नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? और स्प्रिंग फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर की तरफ। तो एफ एस इज इक्वल्स टू में माइनस के टाइम्स ऑफ एक्स। अच्छा माइनस क्या बता रहा है? एफ एस अपोजिट टू एक्स। ये जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है ये ऊपर लग रहा है, लेकिन एक्सटेंशन कहां हो रहा है? नीचे हो रहा है, ठीक है। समझ में आती है? तो ये हो गया आपका ये हो गया स्प्रिंग जो फोर्स लगा रही है। अगर मैं पूछूं आपका अप्लाइड फोर्स क्या होगा, तो भैया अप्लाइड फोर्स कहां है? नीचे है। डिस्प्लेसमेंट भी कहां है? नीचे है। तो ये क्या होगा? प्लस के एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये अप्लाइड फोर्स है और ये क्या है? स्प्रिंग फोर्स है। ये हो गया हुक्स लॉ। हाँ एक बात ध्यान रखना कि ये जो ये लिमिट होती है ना, ये अप टू अ सर्टेन लिमिट, एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही फोर्स लगाओगे तो एक्स बढ़ेगा, यानी फोर्स और एक्सटेंशन दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? डायरेक्टली होंगे। उस लिमिट को हम कहते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट वो लिमिट होती है जहां तक मैं किसी चीज को मोड़ू और अपनी शेप को छोड़ने के बाद दोबारा रीगेन कर ले, वो उसकी इलास्टिक लिमिट कहलाती है। लेकिन आपने कुछ ज्यादा खींच दिया स्प्रिंग को, उसके बाद छोड़ा, तो अपनी शेप को रीगेन, यानी आप इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड चले गए हो। जब आप इलास्टिक लिमिट के पार चले जाओगे तो स्प्रिंग अपनी शेप को रिगेन नहीं कर पाएगी। उस केस में आपका हुक्स लॉ अप्लाई नहीं होता। हुक्स लॉ अगर अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब आप छोड़ोगे तो स्प्रिंग फिर दोबारा से कैसी जाएगी? कैसी जाएगी? पहली जैसे हो जाएगी। जैसे तू कहां से लाया था? दुकान से। क्या हुआ? हंस क्यों रहा है? हंस मत, हंस मत। आज तेरा दिमाग खराब है, लेट गया। ठीक है। तो कहां तक अप्लाई है? अप टू ये कहां तक अप्लाई है? इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होती है? इलास्टिक लिमिट क्या होती है? तू तुझसे पूछ रहा हूँ। हाथ को खींचने के बाद वो वापस अपनी शेप में, मतलब उसके अंदर डिफॉर्मेशन जीरो हो। क्या हो?
किसी की शेप चेंज आती है तो हम कहते हैं डिफॉर्म हो गई है। क्या हो गई है? डिफॉर्म हो गई है। अगर किसी की शेप चेंज ना हो तो उसकी डिफॉर्म, उसे डिफॉर्म बॉडी नहीं कहते। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तेल लग गई थी वैसे, मेरे को बता देता, सॉरी। पर्पसफुली नहीं मान रहा, तो जाके मारता नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, समझिए भैया। तो ये कहां तक अप्लाई होता है? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स विद इन इलास्टिक लिमिट। ये ध्यान रखना, विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होती है भैया? जहां तक किसी बॉडी को डिफॉर्म करके छोड़ो तो दोबारा से क्या हो जाए? रिफॉर्म हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं भैया? इलास्टिक लिमिट कहते हैं। ये हो गया हुक्स लॉ, यानी स्प्रिंग के, और इस फोर्स को हम कई बार इलास्टिक फोर्स भी कहते हैं। स्प्रिंग फोर्स बराबर में इलास्टिक फोर्स बराबर में रीस्टोरिंग फोर्स। नाम अनेक, लेकिन चीज क्या है? क्या है? एक। नाम अनेक लेकिन चीज क्या है? चाहे स्प्रिंग फोर्स बोलूं, चाहे इलास्टिक फोर्स बोलूं, चाहे रीस्टोरिंग फोर्स बोलूं, सबकी वैल्यू क्या होगी? माइनस के एक्स होगी, वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट और एक्स इज द एक्सटेंशन स्लैश कंप्रेशन। कंप्रेशन भी हो सकता है, कंप्रेस भी करोगे तो ये वाला फंडा चलेगा। समझा? स्प्रिंग को खींच या दबा, ये एक ही मैटर है। ठीक है, चलो, ये हो गया भैया आपका स्प्रिंग फोर्स, गया बाहर में। अब आते भैया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पे। किस पे आते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक है ये, और मैंने कल ही बताया था आपको, ये बताएगा सक्षम कि भैया पोटेंशियल एनर्जी कब आती है। मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, सक्षम ही है तेरी बात में। तो मेरे ख्याल से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, आई थिंक। मैं अगर सही हूं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी मैंने। मैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं। बैठा पता क्यों नहीं रहा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? अब भैया पोटेंशियल एनर्जी की एक ही डेफिनेशन है, वर्क डन अगेंस्ट द रीच, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने? वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी? वर्क डन अगेंस्ट द, ये तो ये नहीं पता था। और पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है? इट रिस्टोर द सिस्टम। ये सिस्टम को हमेशा क्या करती है? पत्थर को उठाओगे, ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करोगे, छोड़ोगे तो पत्थर कहां जाएगा? आसमान में नीचे। क्यों? क्योंकि वो रिस्टोर कर रही है एनर्जी। ठीक है, स्प्रिंग को खींचोगे, छोड़ोगे, स्प्रिंग कहां जाएगी? वहीं जहां से मैंने खींचना चालू किया था इसको, यानी उनने भी रिस्टोर कर दिया एनर्जी। एनर्जी ही क्या करती है? सिस्टम को रिस्टोर करती है। जिसके अंदर एनर्जी नहीं आती वो अपने आप को रिस्टोर नहीं कर पाता। गोबर को कभी दबाया है आपने? नहीं। क्या गोबर अपने आप को रिस्टोर कर पाता है? तो इसका मतलब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं आती है। ठीक है, समझ गया? अब आते भैया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा भाई, प्लीज, मुझे सबका सहयोग चाहिए। आप दोगे क्या ना भैया? क्या ये जो इलास्टिक फोर्स है, इलास्टिक फोर्स की वैल्यू क्या है? के एक्स या माइनस के एक्स? क्या ये कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल फोर्स है? मैं जितना पूछूंगा केवल दो ही वर्ड में आंसर, हाँ या ना। कांस्टेंट या नहीं? क्या ये फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है। तो आप में से कौन कौन कहता है कि कांस्टेंट है? एक बार हाथ खड़ा कर लो। चल, कोई नहीं कह रहा। और कौन कौन कहता है वेरिएबल है? हाथ खड़ा कर लेना। एक एक कांस्टेंट किसमें? तो कांस्टेंट तो हाथ क्यों खड़ा कर रहा है? नीचे कर। तेरे लिए कांस्टेंट किसका? देखिए कांस्टेंट ये फोर्स है, इलास्टिक फोर्स कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू, जिसकी वैल्यू माइनस के एक्स आ रखी है। क्या रखी है? तो मैं कह रहा हूं कि ये फोर्स
कांस्टेंट फोर्स है या इलास्टिक फोर्स, ओ सॉरी वेरिएबल फोर्स है? कौन सा फोर्स है जो कांस्टेंट के साथ है? वो हाथ खड़ा कर लीजिए एक बारी। क्या है? बता बता देख भाई, एक फिक्स कर दो। पहले ये बताओ कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। तुम पुरुष हो या महिला हो, अगर दोनों में से कोई नहीं हो तो वो बताओ। बताओ। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये फोर्स कांस्टेंट है वेरिएबल है, बस इतना बता। तेरे से पूछ रहा हूँ, वेरिएबल है तेरे हिसाब से, कांस्टेंट तेरे हिसाब से, तेरे हिसाब से, अच्छा तेरे हिसाब से, तेरे हिसाब से जितिन बता, तू बता। वेरिएबल तेरे हिसाब से, तेरे हिसाब से दोनों है, तेरे हिसाब से बेटा दोनों है, तेरे हिसाब से, तेरे हिसाब से दोनों वाले को बहुत पहलू भगवान के समझा रहा हूं, तेरे हिसाब से वेरिएबल है। चलो मैं बता देता हूँ ये, मैंने जैसे ही भाई प्लीज, मैंने जैसे ही बोला एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी एफ एक्स पे डिपेंड कर रहा है। एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी तो फोर्स ज्यादा होगा, एक्स की वैल्यू कम होगी तो फोर्स कम होगा, यानी दिस फोर्स इज वेरिएबल इन नेचर। ये वेरिएबल फोर्स है। गधों की तरह दिमाग लगाओ, सीधा लिखवा रखा है डायरेक्टली इक्वल टू एक्स। एक्स कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। एक्स को आप ज्यादा खींचोगे स्प्रिंग को तो ज्यादा हो जाएगा, कम खींचोगे तो कम हो जाएगा, फोर्स भी क्या होगा। अब ये फोर्स वेरिएबल हो गया, ठीक है भैया। चलो मैं मेरा काम बताने का पर्पस अभी पता लग जाएगा आपको मैंने क्यों बताया। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेशन क्या होगी? वर्क अगेंस्ट द इलास्टिक या स्प्रिंग। देख इसीलिए तू बकवास करता रहता, तेरे को आंसर गलत देता है इनने। इसका कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है, 0% कॉन्फिडेंस का आंसर में। मैं मानता नहीं उस आंसर को, पिलता भी। वर्क डन अगेंस्ट दी स्प्रिंग फोर्स या इलास्टिक फोर्स क्या कहलाता है भैया? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम निकाले भैया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ईपीई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है समझ गए। तो भैया ये किसके बराबर होगी? वर्डन के। और वर्डन यहां पर स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में होना चाहिए। किसके अगेंस्ट में? स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में वर्क कौन कर रहा है? अप्लाइड फोर्स। कौन कर रहा है? अप्लाइड फोर्स की वैल्यू भी कितनी है? स्प्रिंग फोर्स जितनी। तो वेरिएबल फोर्स का अगर वर्क आपको याद होगा तो मैंने बताया था एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन। किसको किसको याद है? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स होता है। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। इसमें भी कॉस लगता है लेकिन यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों भी डायरेक्शन सेम है, इसलिए कॉस क्या हो गया? 1 हो गया। तो भैया ये फोर्स, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। नॉर्मल आपका वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं ले सकता यहाँ पर, क्योंकि वो जो फॉर्मूला है वो किसके लिए अप्लाई होता है? कांस्टेंट फोर्स के लिए, ठीक है। तो हम निकालने आ रहे हैं इलास्टिक पोटेंशियल, इसको भी हम यूपी से लिखते हैं। और एफ की वैल्यू आपको पता ही है, वर्क आप अगेंस्ट कर रहे हो किसके? इलास्टिक फोर्स के, क्योंकि हमें क्या निकालना है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट में आप किससे फोर्स कर रहे थे वर्क? अप्लाइड फोर्स से। अप्लाइड फोर्स की वैल्यू क्या थी? के एक्स, ठीक है। एक्स क्या है? एक्सटेंशन एट एनी इंस्टेंट। तो ये भी क्या होगा? फोर्स एट एनी इंस्टेंट। अगर एक्स किसी भी इंस्टेंट का है तो उसी पे तो एफ भी डिपेंड करना, वो भी इंस्टेंट का ही होगा उसी पे। तो भैया क्या होगा? के एक्स डी एक्स। ये हो गया उस इंस्टेंट का वर्क डन जिस इंस्टेंट पर एक्स की वैल्यू थी, एक्सटेंशन की वैल्यू एक्स थी, ठीक है। टोटल वर्क डन देन यू इक्वल्स टू में क्या होगा? के बाहर आ गया, एक्स की पावर कितनी है? इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है? पावर बढ़ा दो। तो यू इक्वल्स में क्या होगा? हाफ के एक्स पर, दैट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या है ये? एक्सप्रेशन है। स्प्रिंग के अंदर जब भी एनर्जी निकलेगी तो आपको क्या लिखना? हाफ के एक्स पर, वेयर के स्प्रिंग कांस्टेंट और एक्स एक्सटेंशन या कंप्रेशन, ठीक है। अच्छा मेथड नंबर 2, मेथड नंबर फर्स्ट है, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 1, ठीक है। हमें पता है भैया कि एफ जो है वो एक्स के क्या होता है?
डायरेक्टली होता है। तो हम ग्राफ खींचते हैं इसके लिए एफ और एक्स के बीच का, तो डायरेक्टली है दोनों, तो ग्राफ कैसे आएगा, सीधा जाएगा क्योंकि एफ एक्स के डायरेक्टली है। हमने बना दिया इसको ट्राइंगल, क्या बन गया, अगर आपको थोड़ा सा भी याद है, वर्क डन बाय एरिया ऑफ एफ एक्स कर्व क्या देता है आपको, वर्क डन देता है, क्या देता है, तो हमने निकाल दिया एरिया ऑफ एफ एक्स कर्व किसके बराबर होता है, वर्क के, ठीक है भैया, तो वर्क कितना है, यहाँ पर किसका एरिया निकालना भैया, ये हो गया आपका एक्स और ये हो गया किसी भी इंस्टेंट का फोर्स, जिस इंस्टेंट पर एक्सटेंशन एक्स था उसी इंस्टेंट पर फोर्स क्या है, एफ है, एफ की वैल्यू क्या होगी, के एक्स, जो एक्स ये है वही एक्स यहां पर भी होगा, ठीक है। चलो, तो एरिया क्या होता है ये चित्र किसका बना है, ये चित्र कौन सा है, ये ट्राइंगल बना हुआ है, यदि आपका ये ट्राइंगल है तो इसका एरिया निकालते हैं भैया, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू में हाइट, हाफ बेस क्या भैया एक्स और हाइट क्या है के एक्स, तो क्या आ गया हाफ के एक्स पर, दैट इज द बर्डन, और ये किसके बराबर होता है, पोटेंशियल, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, स्प्रिंग का टॉपिक खत्म हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर, देखिए भैया, देखिए बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ये देखिए कई बार आ रखा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए भैया, देखिए दिख रहा क्वेश्चन, जी जी दिख ही रहा होगा, नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, कह रहा है टू स्प्रिंग हैविंग द फोर्स कांस्टेंट K1 एंड K2, जहां पर K1 क्या ज्यादा है K2 क्या कम है, K1 हार्ड स्प्रिंग होगी, K2 क्या सॉफ्ट स्प्रिंग है, K1 को खींच पाना और दबा पाना दोनों ही क्या आसान है, ऑन विच स्प्रिंग इज मोर बर्डन इफ दे आर स्ट्रेच बाय द सेम फोर्स, दोनों का अगर दोनों स्प्रिंग को हम सेम फोर्स से खींच रहे हैं तो बताइए किस केस में आपको वर्क डन की वैल्यू ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है, दोनों स्प्रिंग को हम सेम फोर्स से खींच रहे हैं, तो कह रहा है किस केस में आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, और आपको पता भी है वर्क पहले स्प्रिंग के अंदर कितना होगा, तो भैया फोर्स हमने दोनों में सेम लगा रखा है, और आपको पता है वर्क अभी क्या निकाला था आपने, या एनर्जी हाफ के एक्स पर, ये निकाला था, यदि मैं इसको हाफ के एक्स लिख दूं इंटू में एक्स लिख दूं, किसी को कोई आपत्ति, आपत्ति नहीं है तो ये क्या है, एफ एक्स हो जाएगा, के एक्स क्या होता है एफ एक्स, है ना। अब मैंने उसको एफ क्यू लिख दिया, माइनस एफ क्यू लिखा, तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो W1 क्या होगा बेटा, आपको पता है वर्क और पोटेंशियल जी का फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। तो पहले केस में एक बात ध्यान रखना कि हमें जैसा कि पता है कि F क्या होता है, के एक्स होता है, देन के क्या होगा, एक्स क्या होगा, एफ अपॉन में के, एफ अपॉन में के, हम देख रहे हैं दोनों स्प्रिंग पे हमने सेम फोर्स लगाया है, दोनों केस में हमने क्या किया है, यानी फोर्स क्या हो गया है, कांस्टेंट हो चुका है, क्या कहीं हो चुका है, हम देख रहे हैं एक्स इज इनवर्सली इक्वल टू क्या होगा, के आएगा, क्या आएगा। अब एक बात बताइए आप, जिसका के ज्यादा होगा उसके अंदर एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहां पर बताना के इज इनवर्सली इक्वल टू एक्स, तो यहां पर K1 ज्यादा, कौन ज्यादा है, K1 ज्यादा है और K2 क्या है, कम है, तो जो के ज्यादा होगा उसका एक्स कम होगा, जिसका के कम होगा उसका एक्स ज्यादा होगा, सो कौन ज्यादा होगा, किसका के ज्यादा है, पहली स्प्रिंग का, तो उसका एक्स क्या होगा, कम होगा, दूसरी स्प्रिंग का के क्या है, कम है, तो उसका एक्स क्या होगा, तो ये हो गया हमारा ये रिलेशन। अब चलो करते हैं, ठीक है, पहला पार्ट कर लो, ठीक है। W1 क्या होगा, हाफ, फोर्स तो सेम है, फोर्स क्या है, सेम है ना, एफ लिख दीजिए इसको, और पहली स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन कितना है, x1 कितना है, दूसरी स्प्रिंग के अंदर क्या होगा, W2 इक्वल्स टू में, ये पहली इक्वेशन होगी, W2 क्या होगा, हाफ, फोर्स इस पे भी वही लगा रहे हैं, लेकिन एक्सटेंशन क्या होगा, x2, ये होगी सेकंड इक्वेशन, ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, तो W1
अपॉन में W2, है ना, ये हो गया। ये क्या होगा, हाफ F(x1) हाफ F(x2). हाफ और हाफ क्या होगा, कट मार गए, तो W1 अपॉन में W2 किसके रेशियो के बराबर है, X1 अपॉन में X2 के रेशियो के। अगर आप देख रहे हो भैया यहां पर अगर मैं X1 अपॉन में X2 का रेशियो निकाल तो वो क्या रहा, लेस देन 1 आ रहा है। क्या रहा है, X1 अपॉन में X2 का रेशियो निकालोगे तो वो क्या होगा, लेस देन 1 आएगा। इसका मतलब ये भी क्या है, X1 अपॉन में X2 का रेशियो हम जानते क्या है, लेस देन 1 है, तो W1 अपॉन में W2 का रेशियो भी क्या होगा, लेस देन 1 रहेगा। सो W1 अपॉन में W2 इज ऑल्सो लेस देन 1। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपका W1 इज लेस देन W2 हो जाएगा। यानी सेकंड केस में आपको ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है और पहले केस में आपको कम वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है भैया, ये अच्छा क्वेश्चन है, आ रखा कई बार, इसलिए मैंने देखा। अब इसका एक सेकंड पार्ट है, ये पार्ट थोड़ा छोटा है। पहला पार्ट हो गया अपना, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, दे आर स्ट्रेच बाय सेम अमाउंट, दोनों को सेम अमाउंट से खींच रखा है। अगर दोनों स्प्रिंग जिनका कांस्टेंट अलग अलग है और अगर आप उनको दोनों को सेम अमाउंट में खींच रहे हो तो क्या फोर्स भी सेम लगाना पड़ेगा क्या। एक हार्ड स्प्रिंग है, एक सॉफ्ट स्प्रिंग है, दोनों को बराबर खींचो तो क्या दोनों को सेम फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर आपका पेन की स्प्रिंग है वो भी 1 सेंटीमीटर खींचो और जो सिलेंडर वाली स्प्रिंग है उसको भी 1 सेंटीमीटर खींचो, क्या दोनों में सेम फोर्स लगेगा, नहीं। किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा, जिसका क्या है, ज्यादा है, जिसका जो हार्ड स्प्रिंग है। तो यहां पर ये देखिए यार K1 इज ग्रेटर देन K2, ये भैया K1 क्या K2 से ज्यादा है। तो भैया आपको पता है x दोनों साइड में तो सेम ही है, दोनों के लिए x क्या है, सेम है, तो भी दोनों में सेम। तो Kx1 क्या होगा, F1, और Kx2 क्या होगा, Kx क्या होगा, F। यानी इस केस में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। किस केस में, पहले वाली स्प्रिंग को खींचने में आपको क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। आप चलते निकालते हैं वर्क का रेशियो। W1 किसके बराबर होगा, हाफ K1 x², क्योंकि x तो सेम है दोनों केस में। W2 क्या होगा, हाफ K2 x², हाफ से हाफ कैंसिल, x² से x² कैंसिल। तो भैया देखिए W1 अपॉन में W2 क्या आएगा। खैर ये करने की आवश्यकता भी नहीं थी, फिर भी आता, ठीक है। तो W1 अपॉन में W2 क्या होगा, X1 अपॉन में X2 का, K1 अपॉन में K2 का रेशियो। अच्छा K1 क्या है, ज्यादा है, K2 क्या है, कम है, तो K1 अपॉन में K2 का रेशियो क्या होगा, 1 से ज्यादा आएगा। क्या आएगा, K1 अपॉन में K2 का रेशियो जो आएगा 1 से ज्यादा आएगा। इसका मतलब W1 अपॉन में W2 भी क्या होगा, 1 से ज्यादा आएगा। तो यानी क्या होगा, W1 इज ग्रेटर देन, यानी पहली स्प्रिंग को, जो हार्ड स्प्रिंग है उसको खींचने में आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, और जो सॉफ्ट स्प्रिंग है, वैसे भी तो दिमाग लगाओ थोड़ा, आपको वैसे ही पता लग जाएगा कि हार्ड स्प्रिंग और सॉफ्ट स्प्रिंग दोनों को आपको सेम अमाउंट में खींचना, तो आपको कहां ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर पहली स्प्रिंग हार्ड है तो उसे ये प्रूव भी कर दिया। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन देखिए। अब वो नहीं है ना, कल वाला क्वेश्चन निकल गया। ये देखिए भैया, कह रहा था लेंथ ऑफ स्टील वायर इज इंक्रीज बाय 0.5 सेंटीमीटर व्हेन इट्स लोडेड विद अ वेट ऑफ 5 किलोग्राम। कह रहा भैया कि उसकी लेंथ इतनी बढ़ जाती है जब आपने इतना लोड अप्लाई कर रखा है। कैलकुलेट, पहला फोर्स कांस्टेंट निकालना है, आपको स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना, दूसरा वर्क डन निकालना है। तो भैया कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है आपने कितना खींचा, एक्सटेंशन कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, है ना। वेट कितना लगाया आपने, मास कितना लगाया 5 किलो, तो वेट कितना होगा, वेट ही तो फोर्स है, स्प्रिंग पे लगने वाला वेट ही क्या है, उसके ऊपर लगने वाला फोर्स है, यानी अप्लाइड फोर्स क्या है, वेट के बराबर है। तो उतना ही क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स होगा। तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 50 न्यूटन। क्या होगी, 50 न्यूटन हो जाएगी स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू। देन हम जानते भैया एफ क्या होता है, के एक्स होता है,
माइनस मत लगाना, यहाँ पे माइनस लगाने की आवश्यकता, ये क्या होगा एफ अपॉन में एक्स। एफ क्या है 50, एक्स क्या है 0.5 गुणे 10 की पावर -2। ये ऊपर गया और इसे 500 कर दो, नीचे क्या होगा 50 गुणे में 10 की पावर 2। इसे कैंसिल कर दिया, कितनी बार गया 100, 10 की पावर 2, 10 की पावर 4, के की वैल्यू आ रही न्यूटन पर मीटर, इसकी एसआई यूनिट होती है। ये आ गया आपके के की वैल्यू, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, काफी ज्यादा मतलब हार्ड स्प्रिंग है। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, आपको एनर्जी निकालनी है। क्या निकालनी है, एनर्जी क्या होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। के कितना है भैया 10 की पावर 4 और एक्स की वैल्यू कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, ना मीटर में कर लो। सॉल्व कर लोगे आपको एनर्जी भी निकल आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट भैया, पिछले साल ही आया ये क्वेश्चन। कह रहा है एक स्प्रिंग है, ठीक है भैया, जिसको एक्स खींचा है आपने, तो एक्स खींचने में कितनी एनर्जी लगी आपकी 10 जूल लगी है। कह रहा है कितने अमाउंट आपका वर्क डन होगा अगर स्प्रिंग को एक्स और खींच दो। नहीं समझे, 2x। हाँ 2x कर दो, मतलब x को बढ़ा करके 2x कर दो। तो केस फर्स्ट में क्या है, एक्सटेंशन कितनी है भैया, कितनी है x, और वर्क कितना हुआ है 10 जूल। तो ये कैसे निकलेगा, वर्क या एनर्जी क्या होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो वर्क कितना है 10 हाफ के, और x की वैल्यू कितनी है भैया एक्स सी। ये कर लो पहली इक्वेशन। केस सेकंड में एक्सटेंशन कितना हुआ भैया, x और बढ़ा दो तो नया एक्सटेंशन क्या होगा 2x हो जाएगा। क्या होगा, अपने को वर्क बोल रखा है निकालना है, मैंने मान लिया W वर्क, एनर्जी बोल रखा है वर्क बोल रखा है, वर्क, हाँ वर्क बोल रखा है। तो W2 किसके बराबर होगा हाफ के तो वही रहेगा क्योंकि वही स्प्रिंग है, स्प्रिंग सेम है तो उसका कांस्टेंट चेंज, और ये क्या होगा x2। इसको लिखोगे हाफ के, x की वैल्यू क्या है 2x का होल स्क्वायर, इसे सॉल्व करो तो क्या होगा, ये 4 आ जाएगा, आगे लिख देना, काटना मत इसको, ठीक है। के एक्स स्क्वायर, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इसे काटना मतलब, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, तो क्या होगा 10 डिवाइड बाय W हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगा 4/2 के एक्स स्क्वायर। ये और ये क्या हुआ कैंसिल हो, ये और ये क्या हुआ भैया, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा भैया आपका 10W बराबर में 4, तो ओवर कितना आ गया 40 जूल। कितना करना पड़ेगा आपको 40 जूल बंद करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, बड़ा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, लेकिन आसान है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, सॉलिड एग्जांपल। ठीक है, कह रहा है टू स्टिमुलेट सिमुलेट, ठीक है, कार एक्सीडेंट, मतलब कार एक्सीडेंट ऐसी नकली में परफॉर्म किया गया, ठीक है भैया, और कोलिजन कराया गया एक कार का एक स्प्रिंग के साथ, ठीक है भैया, माउंटेड स्प्रिंग ऑफ डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट्स। ठीक है, कंसिडर द टिपिकल सिमुलेशन विद द कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम। कार का मास कितना है और उसकी रफ्तार कितनी है 5 मीटर पर सेकंड है, 18 किलोमीटर तो 5 मीटर पर सेकंड, और स्मूथ रोड ट्रैक कोलाइड विद द स्प्रिंग, स्प्रिंग के साथ कोलाइड कराया गया, उसका कांस्टेंट आपको दे रखा है। कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन, स्प्रिंग कितनी दबेगी। तो एक बात देखिए भैया, केस फर्स्ट में मान लीजिए ये है कार, प्लास्टिक, और ये है आपकी स्प्रिंग जो कि माउंटेड है, मतलब फिक्स है दीवार के साथ। ठीक है भैया, इस वक्त आपको बता दूं इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, स्प्रिंग दबेगी नहीं होगी, इस वक्त तो कार बहुत दूर है ना, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 0। क्या होगी, क्योंकि इसके अंदर जब ही एनर्जी आएगी जब इसको दबाया जाएगा।
इसके पास ये अभी चल रहा पूरी फुल रफ्तार से, इसका मास m है, तो इसके पास काइनेटिक क्या होगी, हाफ mv स्क्वायर। टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक पहला, पोटेंशियल पहला। तो काइनेटिक ये तो जीरो है, ये क्या, तो केवल टोटल एनर्जी किसके बराबर आएगी, टोटल एनर्जी किसके बराबर आएगी, पोटेंशियल तो जीरो है, केवल किसके बराबर आएगी, हाफ mv स्क्वायर। एंड केस सेकंड कह रहा भैया ये कार जो थी ये भिड़ गई स्प्रिंग से, और स्प्रिंग को पूरी तरीके से क्या किया, कंप्रेस कर दिया। मान लीजिए स्प्रिंग इतनी दब चुकी है, पहले यहां पे थी स्प्रिंग, अब दब करके यहां पे आ गई इस वाले पॉइंट, ठीक है भैया। और इस सिचुएशन में स्प्रिंग दब गई है, तो इसकी पोटेंशियल क्या होगी, P2 क्या होगी, हाफ, मान लीजिए x दबी है, x दबी है तो हाफ के x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इस सिचुएशन में कार रुक चुकी है क्योंकि दबा चुकी है मैक्सिमम स्प्रिंग को, तो इसकी काइनेटिक क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो फाइनल क्या होगी, क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहता है भैया, टोटल एनर्जी फर्स्ट केस में बराबर में टोटल एनर्जी सेकंड केस में, फर्स्ट केस में क्या एनर्जी थी टोटल, हाफ, बराबर में सेकंड केस में क्या थी, हाफ, हाफ से हाफ क्या होगा, कट मर गया, आपको क्या निकालना है, एक्स, तो एक्स क्या होगा, mv स्क्वायर अपॉन में के, तो x क्या होगा, m क्या है, मास ऑफ कार, v क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू आपको रखी है 5 मीटर, मास भी रखा है, सारी चीज को डालो, के भी आपको इधर दे ही रखा है ना। तो आप जब सारी वैल्यूज निकाल करके इसके अंदर डालोगे तो भैया आ जाएगा आपका आंसर। ये स्प्रिंग विद न्यूमेरिकल थी, पूरी स्प्रिंग खत्म हो चुकी है, इसमें स्प्रिंग के जो भी आएगा तो इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं आने